हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 6th चैप्टर जिसका की नाम है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र, जिसके लास्ट वीडियो में हमने विनिमय दर के निर्धारण के बारे में डिटेल में अध्ययन किया था। हमने पढ़ा था तृतीय विनिमय दर अर्थात फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में कि विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के द्वारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अर्थात तृतीय विनिमय दर का निर्धारण होता है और ये किस प्रकार से बदलती है उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं हम स्थिर विनिमय दर के बारे में और प्रबंधित तृतीय विनिमय दर के बारे में कि ये दोनों दरें क्या होती हैं और किस प्रकार से इसका निर्धारण होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्थिर विनिमय दर के बारे में। ठीक है बच्चों, स्थिर विनिमय दर में क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसमें सरकार एक स्थिर दर पर विनिमय दर का निर्धारण कर देती है जैसा कि सरकार को देश हित में लगता है और उस विनिमय दर में क्या होता है, राष्ट्रीय करेंसी को परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले है हमारा, या नाम लिख देते हैं हम इसका, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, स्थिर विनिमय दर। ठीक है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में क्या होता है, सरकार विनिमय दर को एक स्तर विशेष दर पर निर्धारित कर देती है, एक विशेष दर पर निर्धारित कर देती है कि क्या विनिमय दर रहेगी। ठीक है, इसीलिए इसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। माना भारत सरकार किसी कारणवश निर्यातों को बढ़ाना चाहती है, किसी कारणों से सरकार को लगता है कि क्या होना चाहिए कि देश से निर्यात बहुत अधिक बढ़नी चाहिए, तो इसके लिए सरकार को क्या करना होगा, अपनी जो घरेलू मुद्रा है उसको सस्ता करना होगा। अर्थात सरकार चाहती है कि हमारे निर्यात अधिकाधिक हो, इसीलिए विदेशी मुद्रा के मामले के तुलना में हमारी भारतीय मुद्रा को यहाँ पर उसे क्या करना होगा, सस्ता करना होगा, तभी क्या होंगे, अधिक से अधिक निर्यात हो पाएंगे। आ रहा है बच्चों समझ में? जैसे कि हम ये मान रहे थे कि $1 बराबर 50 रुपये है, तो सरकार क्या करेगी, $1 बराबर 70 रुपये कर देगी, अर्थात विनिमय दर को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो इससे देश के निर्यातों को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर यही लिखा हुआ है। इसके लिए इसे विदेशों के लिए रुपए को क्या करना होगा, सस्ता करना होगा। रुपए क्या होंगे, सस्ते होंगे। इससे क्या होगा, वह ऐसा विनिमय दर ₹50 प्रति डॉलर की वर्तमान दर से ऊंची विनिमय दर जैसे ₹70 प्रति डॉलर तय करके कर सकती है। इस विनिमय दर पर डॉलरों की पूर्ति इनकी मांग से अधिक हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि जब हमारी जो $1 बराबर 50 रुपये से बढ़कर $1 बराबर 70 रुपये हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो डॉलरों की पूर्ति है वो डॉलरों की मांग से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में? इसे हम एक डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं। ये डॉलरों की मांग है और ये डॉलरों की पूर्ति है। यहाँ पर मान लो पहले 50 थी, ये है विनिमय दर जिसे हमने R से भी सूचित किया था, और ये है मात्रा। ठीक है, हमने मान लिया कि ये पहले यहाँ पर ये ई संतुलन है, हमने ये माना कि पहले ये R थी, 50 थी। अब क्या करना होगा, जो निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विनिमय दर को अधिक कर देगी, अर्थात 50 से क्या कर देगी, 70। 50 से कर दिया 70, अर्थात कर दिया R1। आ रहे बच्चों समझ में? ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो डॉलर है उसकी पूर्ति तो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और डॉलरों की मांग क्या हो जाएगी, अधिक कम हो जाएगी। ठीक है, पूर्ति ज़्यादा है और मांग क्या है, कम। हम पहले भी पढ़ चुके हैं संतुलन में किस प्रकार से पूर्ति ज़्यादा होती है और मांग कम होती है। तो यहाँ डॉलरों की पूर्ति अधिक हो जाएगी और जो डॉलर की मांग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब डॉलर की पूर्ति भारत में बहुत अधिक हो जाएगी क्योंकि रुपया क्या हो गया, रुपया जो क्या हो गया, सस्ता हो गया है, तो डॉलर क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। अब उन डॉलर की पूर्ति को कम करने के लिए रिजर्व बैंक को क्या करना होगा, उन डॉलरों को खरीदना होगा। आ रहे बच्चों समझ में? यहाँ पर ये है, इस अतिरिक्त पूर्ति को कम रिजर्व बैंक डॉलरों को रुपयों के बदले में खरीदकर बेचकर बाजार में हस्तक्षेप करती है। अब इस डॉलर की पूर्ति को यदि रिजर्व बैंक को कम करना है तो उसे क्या करना होगा, वो बाजार से डॉलरों को तो खरीदेगी और साथ में क्या करेगी, रुपए का उसको परिवर्तन करके और उसको बेचेगी। आ रहा है बच्चों समझ में? अर्थात डॉलर जो बाजार में बहुत अधिक हो गए हैं वो रिजर्व बैंक उसको क्या करना चाहेगी, कम, और इस प्रकार से वो अपने डॉलर के स्टॉक को बढ़ाएगी और रुपए है वो निकालेगी, वो कहाँ आएंगे, बाजार में आएंगे। आ रहा है बच्चों समझ में? अतः हस्तक्षेप द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था में किसी भी विनिमय दर को बनाए रख सकती है।
हमने जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर जो हम देख रहे हैं अभी, इसमें क्या है कि हस्तक्षेप के द्वारा सरकार क्या कर सकती है, विनिमय दर को स्थिर रख सकती है। जबकि हमने जो तृतीय विनिमय दर प्रणाली पढ़ी थी उसमें क्या था कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जो मांग और पूर्ति होती है विदेशी मुद्रा की उसके द्वारा अपने आप ही विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है, इसीलिए वो फ्लोट करती रहती है। आ रहा है बच्चों समझ में? यहाँ पर सरकार हस्तक्षेप करके विनिमय दर को क्या कर सकती है, स्थिर कर सकती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जब पूर्ति अधिक हो गई तो सरकार ने क्या किया, सारी जो विदेशी मुद्रा है अर्थात डॉलरों की जो पूर्ति है उसको वो खरीद लेती है और रुपए को वहाँ पर स्थानांतरित करके बाजार में आ जाती है। ठीक है, लेकिन जब तक हस्तक्षेप चलेगा ये ज़्यादा और ज़्यादा विदेशी विनिमय एकत्रित कर लेगी। जब तक सरकार हस्तक्षेप करती रहेगी तब तक उसके पास विदेशी जो मुद्रा है उसकी जो पूर्ति है उसको वो कम करने के लिए अधिक से अधिक उसको एकत्रित कर लेगी, अर्थात जो सरकार है उसका रिजर्व क्या होता चला जाएगा, विदेशी मुद्रा का बढ़ता चला जाएगा। इसके विपरीत कम विनिमय दर पर विदेशी विनिमय बाजार में डॉलर के अधिक मांग होगी। यदि हम इसका उल्टा देखें, कम करें, तो हम ये देखेंगे कि यदि विनिमय दर कम कर देती है सरकार, घरेलू मुद्रा को महंगा कर देती है विदेशी मुद्रा की तुलना में, मान लिया 50 से कर देती है यहाँ पर 30, तो इससे क्या होगा, मांग अधिक हो जाएगी, जो डॉलर है उसकी मांग अधिक हो जाएगी और डॉलर की पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में? अर्थात घरेलू मुद्रा को यदि सस्ता कर दिया जाए तो डॉलरों की जो मांग है वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यहाँ पर यही है कि डॉलरों की मांग क्या हो जाएगी, अधिक। डॉलरों की इस अधिक मांग को पूरा करने के लिए सरकार को डॉलरों की पहले से ही एकत्रित स्टॉक से डॉलर निकालने पड़ेंगे। अब क्या होगा, अर्थव्यवस्था में डॉलर तो कम है और डॉलरों की मांग क्या हो गई, बहुत अधिक बढ़ गई। तो जो सरकार के पास जो डॉलर इकट्ठा है, जो उन्होंने रिजर्व के रूप में रख रखे हैं, सरकार को वो डॉलर क्या करने होंगे, मार्केट में निकालने पड़ेंगे। यदि सरकार उस डॉलर को नहीं निकालती है तो इससे डॉलरों की कालाबाजारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिन लोगों को डॉलरों की मांग है, जिनको ज़रूरत है, तो वो किसी भी उस पर उसको खरीदना चाहेंगे। आ रहा है बच्चों समझ में? यदि यह ऐसा करने में क्या हो जाती है, असफल रहती है, तो डॉलरों के लिए काला बाजार पैदा हो जाएगा, क्योंकि जिस भी वस्तु की बहुत अधिक मांग होती है और उसकी पूर्ति नहीं हो पाती तो उसकी मार्केट में क्या शुरू हो जाती है, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसा ही डॉलरों के साथ भी होगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया डायग्राम में कि यदि क्या होता है, हमने हमारी घरेलू मुद्रा को सस्ता कर दिया है, विनिमय दर को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, जबकि मांग कम रहती है। आ रहा है बच्चों समझ में? और ऐसे में क्या होता है, जो रिजर्व बैंक है उसको क्या करने होते हैं, जो विदेशी मुद्रा की पूर्ति उसको कम करने के लिए खरीदने होते हैं जो भी डॉलर हैं वो, और उसके बदले में रुपए देने होते हैं। यदि हम इसका उल्टा देखें कि यदि हम घरेलू मुद्रा को क्या कर देते हैं, महंगा कर देते हैं, तो ऐसी दशा में विदेशी मुद्रा की जो मांग है वो अधिक हो जाएगी पूर्ति की तुलना में। और ऐसे में क्या होता है, रिजर्व बैंक को जो अपने रिजर्व है वो क्या करने होंगे, बाहर निकालने होंगे, अर्थात जो उनके विदेशी रिजर्व है उसको मार्केट में क्या होगा, बेचना होगा। आ रहा है बच्चों समझ में? इसके बाद आता है स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जब किसी सरकारी कार्यवाही द्वारा विनिमय दर बढ़ती है। हमने सरकारी कार्यवाही क्या की है, यहाँ पर निर्यातों को बढ़ाया है। सरकार क्या चाह रही है, निर्यात बढ़े, इसीलिए तो सरकारी कार्यवाही की गई है, और जिसके तहत घरेलू मुद्रा को क्या किया गया है, सस्ता किया गया है। अर्थात विनिमय दर बढ़ती है, इसका मतलब क्या हो गया, घरेलू मुद्रा क्या होती है, सस्ती होती है। इसे हम कहते हैं अवमूल्यन। क्या कहते हैं, अवमूल्यन। अर्थात विदेशी मुद्रा के संदर्भ में जो देश की जो मुद्रा है, घरेलू मुद्रा है, उसको क्या कर देना, सस्ती कर देना, उसे कहते हैं अपनी मुद्रा का क्या कर देना, अवमूल्यन कर देना, डीवैल्यूएशन कर देना। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, इसका डीवैल्यूएशन, क्योंकि हमने हमारी मुद्रा को क्या कर दिया है, सस्ती कर दिया है विदेशी मुद्रा के मामले में। किस लिए किया है, निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए। आ रहा है बच्चों समझ में? कोई भी हम यहाँ रीजन लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, विनिमय दर बढ़ी है, अर्थात घरेलू मुद्रा क्या हुई है, सस्ती हुई है। इसका उल्टा देखें कि मुद्रा का जो पुनर्मूल्यन क्या होता है, जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत सरकार विनिमय दर को घटा देती है, अर्थात घरेलू मुद्रा क्या हो जाती है, महंगी। यदि घरेलू मुद्रा महंगी हो जाती है विदेशी मुद्रा के मामले में, जैसा कि हमने अभी क्या किया था, $1 बराबर क्या कर दिया था, 30 रुपये। अब आप यहाँ देखोगे कि आप ये मत सोचना कि 30 रुपये हो गई है, अर्थात ये तो 50 से 30 हो गई है, तो इसका मतलब तो ये सस्ती हुई है। सस्ती नहीं है, महंगी हुई है। कहने का तात्पर्य है कि अब 30 रुपये में क्या होगा, $1 रहेगा। तो $1 मतलब डॉलर की जो कीमत है वो 30 रुपये हो गई है, कम हो गई ना। पहले $1 की कीमत कितनी थी, 50 रुपये। इसीलिए घरेलू मुद्रा क्या हो गई है, महंगी हो गई है विदेशी मुद्रा के मामले में, और इसे हम कहते हैं पुनर्मूल्यन।
यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इसे कहते हैं मुद्रा का पुनर्मूल्यन, जिसमें कि क्या होता है, विनिमय दर क्या हो जाती है, घट जाती है। पुनर्मूल्यन को आप लिख सकते हैं रिवैल्यूएशन। तो आपको याद रहेगा अवमूल्यन क्या होता है और पुनर्मूल्यन क्या होता है। अवमूल्यन का तात्पर्य तो क्या होता है, घरेलू मुद्रा को क्या कर देना, विदेशी मुद्रा के मामले में सस्ता कर देना, अर्थात विनिमय दर का क्या हो जाना, बढ़ जाना। ये तो होता है अवमूल्यन। और पुनर्मूल्यन का अर्थ क्या होता है, घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा की तुलना में क्या कर देना, महंगा कर देना, और इससे क्या होता है, विनिमय दर घट जाती है। आपको ये कंसेप्ट है वो अच्छे से याद रखना है विद डायग्राम, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं तृतीय और स्थिर विनिमय दर प्रणालियों के गुण और दोष। हमने लास्ट वीडियो में तृतीय विनिमय दर को अच्छे से पढ़ लिया था कि किस प्रकार से विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा विनिमय दर का निर्धारण होता है और वो किस प्रकार से बदलती रहती है। स्थिर विनिमय दर के बारे में हमने इस वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया कि सरकार भी जो हस्तक्षेप होता है, सरकार किन्हीं कारणों से विनिमय दर को एक स्थिर दर पर क्या कर देती है, नियंत्रित कर देती है, और अपने कोषों में परिवर्तन करके क्या करती है, उस विनिमय दर को स्थिर बनाए रखती है। आगे बच्चों अच्छे समझ में। तो अब इन दोनों जो विनिमय दर है उसमें से सरकार कौन सी सेलेक्ट करे, किसी देश के लिए कौन सी अच्छी होगी, तो हमें इनके गुण और दोष दोनों देखने होंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि कौन सी विनिमय दर देश के लिए उपयुक्त होगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर के बारे में। तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली का मुख्य लक्षण है ये विश्वसनीयता है कि सरकार एक निश्चित स्तर पर विनिमय की दर को बनाए रखने में सक्षम होगी। अभी हमने पढ़ा ना कि सरकार यहाँ पर हस्तक्षेप करती है और सरकार उसी विनिमय दर को बनाए रखेगी जो कि देश हित में है। तो इसीलिए स्थिर विनिमय दर के प्रति ये विश्वसनीयता होती है कि सरकार हस्तक्षेप के द्वारा जो देश के लिए अच्छा है वही कार्यवाही करेगी और वही विनिमय दर बनाए रखेगी। तो यहाँ पर इसमें क्या होती है, विश्वसनीयता का गुण होता है। ठीक है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत बहुधा बीओपी में जो आधिक्य अथवा घाटा होता है, सरकारी आरक्षित कोषों का उपयोग कर सरकारें इसे लोप को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करती है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन में जो भी घाटा हो रहा है या आधिक्य हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए, उसका जो गैप है उसको कम करने के लिए सरकार क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी, और चाहे वो रिजर्व को खरीदे चाहे वो रिजर्व को बेचे, और इस प्रकार से जो घाटा है या आधिक्य है उसको क्या कर देगी, संतुलित करेगी। तो ये भी एक इसकी क्या है, अच्छी बात है स्थिर विनिमय दर प्रणाली, क्योंकि इसमें सरकार क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है, और बीओपी क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। आ रहा है बच्चों समझ में। इसके बाद यदि लोगों को यह पता चल जाता है कि सरकार के पास आरक्षित कोष कम है, तो वे सरकार की स्थिर दरों को बनाए रखने की क्षमता पर क्या करते हैं, संदेह। अब इसका दोष क्या है कि यदि सरकार, लोगों को ये लग गया कि सरकार है उसके पास रिजर्व कोष ही नहीं है, विदेशी मुद्रा के रिजर्व कोष नहीं है, तो यदि मान लिया विनिमय दर बढ़ जाएगी तो सरकार किस प्रकार से जो विनिमय कोष है उनको इकट्ठा करेगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि विनिमय दर यदि कम हो जाएगी तो सरकार कौन से रिजर्व कोष निकालेगी। तो इस प्रकार सरकार की जो कार्यवाही है उस पर लोगों को क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा कि सरकार के पास रिजर्व कोष तो है नहीं, तो वो किस प्रकार से दर को स्थिर बनाए रखेगी। ठीक है, तो ये डाउटफुली भी रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, इससे अवमूल्यन का अनुमान बढ़ेगा। तो इससे क्या लगेगा कि सरकार क्या करेगी, अवमूल्यन करेगी। अवमूल्यन के द्वारा वो क्या करेगी, जो रिजर्व कोष है उनको अधिक से अधिक अपने पास लाना चाहेगी, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, हमने पढ़ा ना। तो अवमूल्यन से विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और सरकार अपने कोष को बढ़ाना चाहेगी। तो इससे लोगों के मन में क्या रहेगा कि अवमूल्यन क्या होगा, बहुत अधिक होगा। ठीक है, जब यह विश्वास किसी मुद्रा को आक्रामक खरीद में बदल देता है तो सरकार को मुद्रा के अवमूल्यन के लिए बाध्य कर देता है। अब इसी तरह से क्या होगा कि किसी मुद्रा की आक्रामक खरीद स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि हमने सोचा नहीं था और एकदम से मुद्रा की, क्योंकि लोगों को अनुमान लग गया है कि अब मुद्रा का क्या होने वाला है, अवमूल्यन होने वाला है, इसीलिए वो क्या करते हैं, आक्रामक मुद्रा की खरीद शुरू कर देते हैं, और सरकार क्या करना होता है, अवमूल्यन के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि लोगों की जो एक्टिविटीज़ है वो किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट को क्या करती है, बाध्य कर देती है कि वो यह कार्य करे। तो उनको अवमूल्यन का अनुमान लग गया, तो उन्होंने क्या कर दिया, मुद्रा की आक्रामक खरीद शुरू कर दी लोगों ने। तो मुद्रा का अवमूल्यन सरकार को करना ही होता है, वो बाध्य हो जाती है। तो इसे मुद्रा पर अनुमानित आक्रमण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मुद्रा पर अनुमानित जो है आक्रमण कहना, क्योंकि यहाँ पहले अनुमान लग गया था कि अवमूल्यन होगा, इसीलिए क्या किया लोगों ने, मुद्रा की आक्रामक खरीद शुरू की। तो इसीलिए इसको मुद्रा पर अनुमानित आक्रमण कहते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में। स्थिर विनिमय दरें इस प्रकार के आक्रमणों से उन्मुक्त होती है, जैसा कि ब्रिटेन
वोट्स प्रणाली के पतन से पूर्व देखा गया था। जो स्थिर विनिमय दर है उसमें इस प्रकार के आक्रमण हैं वो होते रहते हैं। इसी जैसा कि हमने ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर में वीडियोस में अच्छे से जानेंगे कि क्या होती है ब्रिटेन वुड्स प्रणाली और इसके तहत क्या प्रयास किए गए थे और क्या व्यवस्था की गई थी। तो उसके पतन, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली है, इसके पतन से जो पूर्व क्या हुआ था उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो उसमें ऐसा ही हुआ था। तो स्थिर विनिमय प्रणाली का ये क्या हो गया, एक दोष हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है तृतीय विनिमय दर प्रणाली। सरकार को अधिक नम्यता प्रदान करती है और उन्हें विदेशी मुद्रा के विशाल कोषों का स्टॉक नहीं रखना पड़ता। हमने पढ़ा था कि जो तृतीय विनिमय दर प्रणाली में विदेशी मुद्रा की मांग, विदेशी मुद्रा की पूर्ति और उसके द्वारा अपने आप ही विनिमय दरों का क्या हो जाता है, निर्धारण हो जाता है। तो सरकार को किन्हीं प्रकार के कोषों को रिजर्व करके नहीं रखना पड़ता, किसी स्टॉक की आवश्यकता सरकार के द्वारा नहीं होती, क्योंकि विनिमय दर का निर्धारण तो स्वतः ही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, लचीली होती है, ये नम्य होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सरकार को स्टॉक नहीं रखना पड़ता है। तृतीय विनिमय दर प्रणाली का एक बड़ा लाभ ये है कि विनिमय दरों में परिवर्तन बीओपी के आधिक्य और घाटे की स्वतः देखभाल कर लेते हैं। तृतीय विनिमय दर में स्वतः ही क्या होता है, विनिमय दर निर्धारित होती है। तो बीओपी में आधिक्य हो या घाटा हो तो विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के द्वारा अपने आप ही सरकार को कोई कार्यवाही नहीं करनी पड़ती और बीओपी में जो आधिक्य और घाटा है वो क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है, क्योंकि विनिमय दर स्वतः ही निर्धारित हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भी देश अपनी मौद्रिक नीतियों के संचालन में स्वतंत्र रहते हैं। अब सरकार को कोई मौद्रिक नीति का संचालन नहीं करना होता, क्योंकि वहाँ विनिमय दर के निर्धारण के लिए सरकार को कोई कार्यवाही नहीं करनी होती, अपने आप ही निर्धारित होती है। तो सरकार के द्वारा कोई मौद्रिक नीति संचालित नहीं होती है, क्योंकि उन्हें विनिमय दर को बनाए रखने के लिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाजार ही इनकी क्या कर लेता है, देखभाल कर लेता है। जो बाजार है उसमें ही अपने आप विनिमय दर निर्धारित हो जाती है। तो सरकार को कोई कार्यवाही नहीं करनी होती, कोई मौद्रिक नीति निर्धारित नहीं करनी होती, स्वतः ही विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। आ रहा है बच्चों समझ में, ये इसका ये लाभ है। अब आती है प्रबंधित तृतीय विनिमय दर। जो मैनेज्ड फ्लोटिंग जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होती है, इसको लिख भी लेते हैं हम, मैनेज्ड जैसा कि आपको खुद को लग रहा है, समझ में आ गया होगा, मैनेज्ड यानी क्या होता है, प्रबंधित। तृतीय विनिमय दर, अच्छा तृतीय विनिमय दर को भी क्या करना, प्रबंधित, अर्थात अपने अनुसार से विनिमय दर का निर्धारण करना। तृतीय हुई का मतलब क्या होता है कि एक परास, अर्थात उसका एक हम ये कह सकते हैं रेंज दे देना कि उस रेंज में ही क्या होगी, विनिमय दर निर्धारित होगी, बहुत अधिक भी नहीं होगी तो बहुत कम नहीं होगी, अर्थात प्रबंधित रहेगी, सरकार की देखरेख में रहेगी कि भाई कितनी विनिमय दर निर्धारित होनी चाहिए। और वो स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि क्या होगी, वो बदलती रहेगी, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, एक रेंज में। तो वो क्या होगी, प्रबंधित विनिमय दर। तो ये एक उत्तम प्रणाली का उदय स्वतः ही हुआ है सरकार के द्वारा, जिसे कि हम क्या कहते हैं, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। आ रहा है बच्चों समझ में, इसमें सरकार को कोई कार्यवाही नहीं करनी पड़ती, सरकार के द्वारा कोई हस्तक्षेप भी नहीं होता, लेकिन सरकार एक परास जो है वो तय कर देती है और उसके मध्य में विनिमय दर का निर्धारण होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि किसी औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बिना विश्व में उत्तम विनिमय प्रणाली का उदय हुआ, जिसे प्रबंधित तृतीय विनिमय दर प्रणाली कहा जा सकता है। इसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं हुआ कि इस तरीके से विनिमय दर का निर्धारण किया जाना चाहिए, ये समझौते के हिसाब से होना चाहिए, स्वतः ही हुआ है। ठीक है, उत्तम विनिमय प्रणाली है ये, जिसे हम कहते हैं प्रबंधित तृतीय विनिमय दर प्रणाली। याद रहेगा आपको, यह क्या है, नम्य विनिमय दर प्रणाली। जैसा कि हमने तृतीय जो पढ़ी थी ना हमने, जिसको हम क्या कह सकते हैं, नम्य विनिमय दर प्रणाली कह सकते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसका कि त्वरित भाग जो लिक्विडिटी होती है, अर्थात जो विनिमय दर है वो क्या रहती है, तृतीय हुई रहती है, उसका त्वरित भाग और स्थिर दर प्रणाली प्रबंधित भाग का मिश्रण है। स्थिर दर प्रणाली में क्या प्रबंधन होता है कि जो सरकार है वो एक फिक्स कर देती है, किसको, जो विनिमय दर है उसको, तो उसका कौन सा, प्रबंधित भाग। प्रबंधित मतलब कि एक रेंज में होनी चाहिए, सरकार ने ये फिक्स कर दिया ना कि जो विनिमय दर है वो क्या रहनी चाहिए, एक रेंज में रहनी चाहिए, तो उसका कौन सा भाग, प्रबंधित भाग। दोनों का क्या है, ये मिश्रण है, अर्थात स्थिर का और तृतीय दोनों विनिमय दर प्रणाली का ये क्या होता है, मिश्रण होता है। दोनों के क्या लिए हैं, इसने गुण लिए हैं। आ रहा है बच्चों समझ में। प्रतिबंधित तृतीय नाम की इस प्रणाली में केंद्रीय बैंक विनिमय दर को उधार बनाने के लिए जब किसी ऐसे कार्य को समुचित समझता है तब विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके हस्तक्षेप करता है।
मतलब सरकार के द्वारा हमेशा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। वो जब विनिमय दर को उदार बनाना चाहता है, विनिमय दर को बढ़ाना चाहना है या विनिमय दर को घटाना चाह रहा है, तब ही वो क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। इसको प्रतिबंधित तृतीय अर्थात इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। याद रहेगा आपको, इस प्रणाली को कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, आपको इंग्लिश की नोट्स भी याद रखने हैं ताकि कि एग्जाम में यदि कुछ आपसे नाम अटपटा सा आ जाए तो आप उसका इंग्लिश देखकर और उसको आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबंधित तृतीय नाम इसमें केंद्रीय बैंक क्या करता है, जो अपनी जो विनिमय दर है उसको क्या कर सकता है, अपने हिसाब से बदल सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य जो रेंज है उसमें सरकार क्या कर सकती है, कार्यवाही करके बदलाव कर सकती है। ठीक है, अतः अधिकृत सुरक्षित सहव्यवहार शून्य के समान नहीं हो सकता। अर्थात ये हमें कह सकते हैं कि यदि हम ये कहें कि जो रिजर्व जो है वो शून्य कभी नहीं होगा, सरकार के जो कोष है वो कभी भी शून्य नहीं होंगे, लेन देन कभी शून्य नहीं होंगे, क्योंकि सरकार बीच बीच में क्या करेगी, उसमें कार्यवाही करती रहेगी। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, हमने जाना स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या होती है, किस प्रकार से उसका निर्धारण होता है। उसके बाद हमने तृतीय विनिमय दर प्रणाली है और उसको स्थिर विनिमय दर प्रणाली के साथ क्या किया, कंपेयर किया, उनके गुण और दोष देखे। इसके बाद हमने प्रबंधित तृतीय विनिमय दर के बारे में अध्ययन किया। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे विनिमय दर प्रबंध के बारे में कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय रूप से बार बार विनिमय दर को प्रबंधित किया गया है, कौन कौन से उसके प्रयास किए गए हैं, जिसमें हम स्वर्ण मान के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।